हेलो दोस्तों, मूवी एक्सप्लेन बाय ओम में आपका स्वागत। आज मैं एक मलयालम क्राइम सुपर नेचुरल हॉरर थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। इस मूवी का नाम कोल्ड केस। काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो चलिए अब बिना किसी देरी के सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत हम वाराणसी के अंदर एक पंडित जी को किसी औरत के ऊपर से की पोजीशन को हटाते हुए देखते। इसके अगले ही पल हम केला के अंदर एक मौलवी को किसी लड़के के ऊपर से पोजीशन हटाते देखते। इसके बाद हमको ये पता चलता कि यह तो बस एक शो की फुटेज है जो कि हॉरर से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करती। और इस शो को मेधा नाम की एक लड़की डायरेक्ट करती। इसने हाल ही में अपने पति से डिवोर्स के लिए अप्लाई किया और उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम चीनू। मेधा आज ऑफिस से जल्दी जा रही होगी क्योंकि वह रहने के लिए नया घर ढूंढ रही थी और उसे आज घर देखने जाना था। इस बीच ऑफिस से बाहर जाते हुए उसके बॉस की बेटी मेधा को रोककर उसे इनडायरेक्टली टोंट मारते हुए कहती कि उसका काम पर उतना ध्यान नहीं और उसके हॉरर शो की भी वॉचिंग नीचे गिरती जा रही। जिन बातों को ऑब्वियसली मेधा इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती। अब आगे उसे अपनी मदर इन लॉ यानी सास का कॉल आता जो कि सैन मेधा को डिवोर्स लेने के फैसले पर टोंट मारती और उसे कहती कि तुम चीनों का ख्याल नहीं रख पाओगी। इसको सुनकर मेधा गुस्से में कॉल काट देती। अब वहाँ से वह घर देखने जाती जो कि उसे पहले ही नज़र में पसंद आ जाता और मेधा उसे फाइनल कर देती। इसके बाद वह अपनी बेटी चीनू और अपनी मेड के साथ उस घर में शिफ्ट हो जाती। खैर तभी हम एक मछुआरे को देखते जिसको मछलियाँ पकड़ते हुए एक बहुत ही बड़ा प्लास्टिक बैग नदी से मिलता, जिसे खोलकर देखने पर उसके अंदर एक इंसान के सर का कंकाल था। इसके बाद ये बात आग की तरह फैल जाती और पुलिस ऑफिसर उस कंकाल को देखने भी आते। अब यहाँ पर सिर्फ उस इंसान का स्कल मिला तो यह बात पक्की थी कि यह एक मर्डर केस जिसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए एसीपी सत्यजीत को भेजा जाता जो कि इस कंकाल को फॉरेंसिक लैब में भेजकर उन लोगों के बारे में पता करने लगा जो कि पिछले कुछ समय से गायब हुए थे। अब आगे फौरन से एक एक्सपर्ट से सत्यजीत को ये पता चलता कि ये जो कंकाल है यानी कि ये जो सर है वो किसी लड़की का है। इसकी उम्र करीब 25 से 30 के बीच रही होगी। पर जब सत्यजीत ऐसी ही किसी लड़की के बारे में उन लापता लोगों की लिस्ट में चेक करने की कोशिश करता है तो उसे वहाँ ऐसी किसी भी लड़की के बारे में पता नहीं चलता। इसके बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिसके बाद में सत्यजीत यह सोचने लगता कि शायद यह लड़की स्टेट की नहीं है या फिर हो सकता है कि यह लड़की अनाथ है जिस वजह से इसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट किसी ने नहीं लिखवाई। दूसरी तरफ हम मेधा को देखते हैं जो कि अपने डिवोर्स लॉयर और फ्रेंड हरिता से मिलने आ जाती और वहाँ से हमको यह पता चलता कि मेधा की एक बहन भी हुआ करती थी जिसने लगभग 1 साल पहले खुद की जान ले ली थी और उसने ऐसा क्यों किया यह सच आज तक कभी सामने नहीं आया। खैर अब उस रात मेधा जब सो रही होती तभी अचानक से उसके घर में पानी भरने लगता जिससे कि उसकी नींद खुल जाती और जब वो चेक करती तो उसकी मेड बहुत डरी हुई थी जिसका रीजन बताते हुए वो मेधा से यह कहती कि मैंने घर में किसी के रोने की आवाज़ सुनी थी और किसी लड़की को किचन के कोने में बैठकर रोते हुए देखा और इनडायरेक्टली मेड ये कहना चाहती थी कि इस घर के अंदर कोई आत्मा है। पर मेधा आत्मा वाली बातें सुनकर गुस्सा हो जाती और अपनी मेड से जल्दी से घर साफ करके वापस सो जाने के लिए कहती। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर वो हॉरर शो को बताती हैं तो इन चीज़ों पर वो यकीन नहीं करती। वो इसको खाली एक इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए मानती। फिर आगे हम सत्यजीत को उसी केस पर इन्वेस्टिगेट करते हुए देख पाते जिस वक्त उसे मिलने उसका शराबी मामा आता जो कि सत्यजीत से पैसे मांगने लगता और वो उसे पैसे देकर वहाँ से जाने के लिए कहता। इसके कुछ ही देर के बाद में सत्यजीत को एक दूसरे फॉरेंसिक एक्सपर्ट से ये पता चलता है कि जो स्कल उनको मिला था वहाँ पर एक नकली दांत भी लगा हुआ है यानी कि वो जो भी लड़की थी उसने मरने से पहले डेंटल ट्रांसप्लांट करवाया हुआ था। सत्यजीत इसी को एक क्लू मानकर ये पता करने की कोशिश करने लगता कि ये ट्रांसप्लांट किस क्लिनिक से हुआ और उस पेशेंट का नाम क्या है। इसके बाद फाइनली उसको पता चलता कि यह स्कल ईवा मारिया नाम की एक लड़की का है और बाकी डिटेल भी उससे मैच कर रही थी। दूसरी तरफ हम मेधा को देखते हैं जिसे अब घर के अंदर कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज फील होती जिससे कि उसे अपने पहचान के एक पैरानॉर्मल रिसर्चर जारा की याद आती जिसे भूत प्रेत आत्माओं के बारे में काफ़ी नॉलेज थी। जारा की आंखें नहीं होती पर वह हर तरह की एनर्जी और उसकी प्रेजेंस को पहचान सकती। मेधा अब जारा से अपनी प्रॉब्लम शेयर करती
जिसके बाद वह उसके घर आकर कुछ रिचुअल को करती और उसे पता चल जाता कि यहाँ पर किसी आत्मा का वास है। ज़ारा मैदा से कहती कि यहाँ पर ईवा मारिया नाम की एक लड़की की आत्मा जो कि तुमसे कुछ कहना चाहती है और शायद वह तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना भी चाहती हैं। अब इस तरह सत्यजीत मैदा के परिवार के बारे में पता करते हुए उनके गांव पहुंच जाते, जहां पर गांव के एक आदमी से उसे पता चलता कि ईवा के पिता का नाम फिलिप था, जो कि काफ़ी अमीर थे। पर जब मैदा की माँ की मौत हुई तो फिलिप ने लेची नाम की एक औरत से शादी कर ली, जिससे फिलिप को 2 बच्चे हुए थे। लेची बिल्कुल भी ईवा को पसंद नहीं करती थी, जिस वजह से आगे जाकर फिलिप को ईवा को बाहर पढ़ने के लिए भेजना पड़ा। अब कुछ ही समय के बाद में फिलिप की मौत हो गई, पर मरने से पहले ही उसने ऑलमोस्ट अपनी सारी प्रॉपर्टी ईवा के नाम कर दी थी, जिस वजह से लेची के परिवार को कुछ नहीं मिला और वो उस गाँव से चले गए। अब फिलिप की मौत के वक़्त ही ईवा गाँव गई थी और उसने जाने से पहले वो सारी प्रॉपर्टी बेच दी थी। अब सत्यजीत आगे लेची के परिवार से मिलने जाता, जहाँ पर उसको वो बताती हैं कि ईवा ने अपनी बरादरी के बाद किसी लड़के से शादी कर ली थी, पर उसके बाद क्या हुआ उसका उसे नहीं पता। दूसरी तरफ मेधा भी ईवा मारिया के बारे में और जानने की कोशिश करती हैं। अब आगे फिर दर्शन से मिलने जाती हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि सत्यजीत पहले ही केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए दर्शन तक पहुँच चुका था। वहाँ पर दर्शन सत्यजीत से कहता है कि मैं आपको यह बातें कल बताऊँगा, अकेले में। अब अगले दिन दर्शन के घर पर वह सत्यजीत को ईवा और उसके रिश्तेदार का सच बताता। वह कहता कि ईवा से शादी करना उसकी एक गलती थी और यह जल्दी में लिया हुआ फैसला था, जिसका आगे जाकर उन दोनों को अंदाजा हुआ। इसके बाद उन दोनों ने ही डिवोर्स ले लिया, पर जब वो उसके साथ रिश्ते में था, तब उसने अपने बिजनेस को बनाने के लिए उससे 3 करोड़ लिए थे, जो वह डिवोर्स के बाद उससे मांगने लगी, जिसको लौटाने के लिए उसके फादर इन लॉ ने उसकी मदद करी, यानी कि उसकी नई वाइफ के फादर ने, जिसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं किया। सत्यजीत इसको सुनकर दर्शन से कहता है कि ईवा की मौत हो चुकी है, जिसको सुनकर वो हैरान रह जाता है। कुछ ही देर के बाद में सत्यजीत को फौरन से एक डॉक्टर का कॉल आता है, जो कि उसे एक और मर्डर केस के बारे में बताते हैं, जिसमें उन्हें किसी लड़की का कटा हुआ हाथ मिला। सत्यजीत अगले दिन उस हाथ की फौरन से रिपोर्ट लेने जाता है, जहां पर उसको पता चलता है कि यह भी ईवा मारिया का ही है और उस हाथ पर किसी के बाल भी मिले थे, जो कि छोटे बाल हैं, जिससे कि सत्यजीत इस फैसले पर आता है कि ईवा के हाथों पर जिसके बाल मिले हैं, वही ईवा का खूनी होगा। उसका कहना था कि हो सकता है कि ईवा ने मरते वक्त खुद को बचाने के लिए उसके खूनी के बाल को पकड़ लिया होगा। अब सत्यजीत वहाँ से उस जगह पर जाता है, जहाँ पर ईवा और दर्शन शादी के बाद रहा करते थे, जहाँ उसे वहाँ के मकान मालिक से यह पता चलता है कि शादी के कुछ ही वक्त के बाद दर्शन और ईवा के झगड़े होने लगे थे, जो कि बीच में रुक गए थे, लेकिन चीज़ें वापस से बिगड़ने लगी थी, जिसके बाद दोनों ने डिवोर्स ले लिया। उन लोगों ने ईवा को आखिरी बार एक लड़की के साथ देखा था, जिसके साथ ईवा कार से कहीं जा रही और उस लड़की के बाल छोटे-छोटे थे, यानी कि सत्यजीत का अंदाज़ा गलत हो गया था। इस बात को सुनते ही सत्यजीत को विश्वास होने लगा कि वह गलत था और वह छोटे बाल वाली लड़की है, जिसने कि ईवा को मारा है। अब इसी बीच हम मैदा को देखते, जिससे मिलने उसकी सास उसके घर आती ताकि वो उसके डिवोर्स के फैसले को बदल सके। और इसी बीच जब वो चिनूक के साथ खेल रही होती, तभी उन्हीं घर के अंदर किसी के होने का एहसास होता, जिसके बाद उन्हें किसी के पैरों के निशान अपने आप बनते हुए और बीच की तरफ जाते हुए देखते। इसे देखते ही मैदा की सास वहाँ से डरते हुए भाग जाती और यह फ्रिज इस घर के पिछले ओनर का था। अब आगे सत्यजीत ईवा के हॉस्टल पहुँचता है, जहाँ पर ईवा कॉलेज के टाइम पर रहा करती थी। वहाँ से उसको पता चलता है कि ईवा ने दर्शन के साथ रिश्ते में आने के बाद हॉस्टल में रहना छोड़ दिया था और उसके बाद वह हॉस्टल के केयर टेकर के कॉल्स भी नहीं उठाया करती थी। और जब ईवा के बारे में जानने के लिए व्हाट्सएप पर सत्यजीत को ये बात भी पता चलती है कि कुछ ही दिन पहले यहाँ पर एक औरत ईवा के बारे में पूछते हुए आई थी, यानी कि कोई और भी ईवा के बारे में पता कर रहा था। सत्यजीत केयर टेकर से यह कहकर चाहता है कि अगर वो लेडी उसे वापस दिखे तो वह उसे तुरंत कॉल करके बुलाए। अब आगे सत्यजीत ईवा के और उसमें नए-नए पोस्ट आते रहे, जिसके अंदर ज़्यादातर पोस्ट वाराणसी के थे, ताकि ऐसा ना लगे कि वह मर गई। तो अगर यहाँ पर ईवा की मौत इतने टाइम पहले हो गई थी, तो उसका फेसबुक को सभी स्टेट से सेफली वापस लिया था, यानी कि मर्डर जो भी हो वो कोविड के वक़्त पर वाराणसी के अंदर था। वो भी उस समय गवर्नमेंट सेफ्टी स्कीम के ज़रिए केरला वापस आया ज़रूर होगा। तो ज़रूर उस वापस आए लोगों के लिस्ट में उसका नाम हो सकता है। जब सत्यजीत उस लिस्ट को चेक करता है तो उसे उसमें ईवा मारिया का नाम दिखता है। यानी कि मर्डर ने अपनी पहचान ईवा मारिया रखी ताकि उसकी असली पहचान सामने ना आ पाए। पर तभी उस लिस्ट में सत्यजीत को अपने शराबी मामा का नाम भी दिखाई देता है, जो कि उस वक़्त पर वाराणसी गए थे। अब सत्यजीत
फिर अपने मामा से ईवा मारिया के बारे में पूछता है। तो उसके मामा जवाब देते हैं कि वो ईवा मारिया को जानते हैं और उन्होंने उस वक़्त उससे बात करी थी। अब सत्यजीत फिर उन्हें ईवा की फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि इसकी मौत हो चुकी है, जिस पर उसके मामा शॉक हो जाते हैं कि यह ईवा मारिया नहीं है। मैंने जिससे उस दिन बात करी थी, वो तो कोई और ही थी और यहाँ तक कि उसने कुछ दिन पहले उसे इसी शहर में घूमते हुए भी देखा। इसके बाद सत्यजीत अपने मामा से यह कहता है कि अगर आपको वो वापस दिखे तो उसे कॉल कर दें। अब सत्यजीत इन्वेस्टिगेशन के बाद इस नतीजे पर पहुंचता है कि ईवा की जान पैसों के लिए ली गई थी, क्योंकि ईवा के पास दर्शन से मिले हुए 3 करोड़ थे, तो पैसों के लिए ही खूनी ने उसका खून कर दिया। अब आगे सत्यजीत को केयर टेकर का कॉल आता, जो कि उसे कहती है कि जो औरत ईवा के बारे में जानने के लिए कुछ दिन पहले आई थी, वो इस वक्त टीवी पर आ रही हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि मैदा थी। असल में मैदा ही ईवा के बारे में खोजते हुए उसके हॉस्टल आई थी। अब सत्यजीत मेहता से मिलने जाता और बातों ही बातों में मेहता उसे अपनी भूत प्रेतों को लेकर सोच बताती। इस पर सत्यजीत कहता है कि मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। तभी सत्यजीत को किसी का कॉल आता है, जिसके बाद वह मेहता को जाकर कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि युवा का खूनी कौन है, जिसे रिवील करते हुए वो मेहता को उस मर्डर की फोटो दिखाता है और शॉकिंगली वो कोई और नहीं बल्कि हरिता ही थी। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो अब फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि दर्शन से डिवोर्स के बाद में ईवा के पास बहुत सारे पैसे आ गए थे। यानी कि यहाँ पर दर्शन झूठ नहीं था और यह बात हरिता को पता चल गई और इसी चीज़ ने हरिता के मन में पैसों के लालच को जगा दिया। हरिता को उस वक्त पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए उसने ईवा को किसी बहाने रात को अपने घर पर बुला लिया और मौका पाकर उसे जान से मार डाला। जिसके बाद उसने उसके शरीर के टुकड़े कर दिए और उसे फ्रिज में रखने लगी, जिसे वह अलग-अलग समय पर शहर के अलग-अलग कोनों में फेंक दिया करती थी। हरिता लॉयर थी, इसलिए उसे लॉ की अच्छी समझ थी, जिसका फ़ायदा उठाते हुए उसने ईवा के आधार कार्ड पर अपना फ़ोटो लगा दिया, जिसकी मदद से उसने एक नया बैंक अकाउंट बनवाया और ईवा के गाँव जाकर उसकी सारी प्रॉपर्टी बेच दी और उनसे मिले पैसों को अपने पास रख लिया। अब आगे ईवा की मौत का किसी को पता ना चल पाए, इसलिए उसने उसके फ़ोन से उसके सभी मैसेजेस का रिप्लाई दिया और वाराणसी जाकर फ़ोटोज़ को भी पोस्ट किया, जिससे कि सबको ये लगे कि ईवा वाराणसी के अंदर है। अब खुद की फ़ोटो तो पोस्ट कर नहीं सकती, तो आस-पास की जगहों की उसने फ़ोटो डाल दी और वही उसने आखिरी बार ईवा का फ़ोन यूज़ करके नदी में फेंक दिया, जिससे कि सबको यह लगे कि ईवा वाराणसी के अंदर ही कहीं खो गई। अब आगे सत्यजीत मेहता ये कहता है कि इतनी इन्वेस्टिगेशन को देखने के बाद हरिता को यह बात पता चल चुकी होगी कि हमें उसका सच पता चल चुका है। इसके बाद हम हरिता को देखते हैं, जो कि मेहता के घर पर जाती हैं और चेक करने लगती हैं कि मेहता के हाथ उसके खिलाफ क्या-क्या सबूत लगे और उसी बीच हरिता उस फ्रिज के सामने आ जाती, जो कि असल में वही फ्रिज था जिसके अंदर उसने एक वक़्त पर ईवा के शरीर को काट कर रखा था और इसलिए यहाँ पर इस फ्रिज को बड़े स्पेसिफिकली ज़ूम करके दिखाया गया था। मेहता के सामने उसी फ्रिज के अंदर हरिता को ईवा के कटे हुए बॉडी पार्ट्स दिखते, जैसे उसने एक समय पर किए थे, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं था और हरिता की चीख के साथ सीन यही कट हो जाता है। अब अगले दिन सबको यह पता चलता है कि फ्रिज के फटने की वजह से हरिता की जान चली गई। मेहता को विश्वास था कि ईवा की ही आत्मा ने हरिता को मारा होगा, पर सत्यजीत तब उससे यह कहता है कि मैं इसे सच नहीं मानता। हरिता की मौत बस फ्रिज फटने की वजह से हुई है और यही मेरे लिए सच है। और मूवी के एंडिंग सीन में हम मैदा को अपनी माँ और चीनू के साथ घर में खुश देखते हैं। तभी मैदा की बहन की फोटो का ग्लास अपने आप टूटने लगता है और फिर हम देखते हैं कि अचानक से ज़ारा की आंखें खुल गई, यानी कि उसे किसी की आत्मा के आने का एहसास हो रहा था। मैदा की बहन की आत्मा का और बूम, इसी के साथ में यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कोल्ड केस फ़िल्म की कहानी।